मैं अर्जुन कुमार गिरिडीह झारखंड से आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लास में। और जो मेरा चैनल है केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू, ठीक है। तो आज जो चैप्टर होगा वो न्यू चैप्टर होगा और उसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर 2 का होता है, ये चैप्टर 2 में है। और आज का जो टॉपिक होगा वो देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, चार्जेस एंड मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी, एक्चुअल नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो इतने टॉपिक्स पर आज हमको डिस्कस करना है आपसे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्यों ये चैप्टर नाम पड़ा। क्योंकि आप जानते हो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कि एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने अपने थ्योरी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपने पोस्टुलेट्स में। तो बताइए, जब एटम का कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका मतलब है कि नहीं, फर्दर जो है उस थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो वही चीज मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो है एटम को कई पार्ट्स में जो है, कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। वो क्या क्या सेगमेंट थे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आगे चल करके वो चैप्टर बन गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ एटम हैज सर्टेन स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग बात करते हैं पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, atom has no such structure because it is already given in the theory that atom is an ultimate particle of an element which cannot be divided further. But with the discovery of radioactivity, electricity, Rutherford's atomic model, etc., atom has been divided into many segments. And out of these segments, electron, proton and neutrons were supposed to be most fundamental particles. तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हुई जो एटम के अंदर में हुआ है ना, वो जरा मैं आपको बता दूं कि ये तो एटम हो गया, ठीक है, जो एलिमेंट का एक सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन इस एटम को भी ढेर सारे सेगमेंट में डिवाइड कर दिए गए। और वो क्या सेगमेंट था भाई? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और ये फिर न्यूट्रॉन है। अब कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इसका कुछ स्टोरी क्या है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 11 के पहले आप क्लास 9 में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें आपने ये भी सुना होगा कि एटम इज divided into subatomic particles and they are named as electron, proton, neutron। और इलेक्ट्रॉन का जानते हैं कि जो डिस्कवरर था, है ना, वो कौन था? जे थॉमसन। ये सब नाम काफी फेमस है जो आप भी जान रहे होंगे। ये जे थॉमसन। प्रोटॉन के लिए कौन था? गोल्डस्टीन। और फिर न्यूट्रॉन के लिए कौन था? ये था चैडविक।
तो ये जो कहानी है ये क्लास 9 की भी कहानी है। कहने का मतलब क्लास 9 में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें आप इतना तो पढ़ते ही है, और उतना ही नहीं, हाउ इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड, हाउ प्रोटॉन्स वेर डिस्कवर्ड, हाउ न्यूट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड, ये सब के डिस्कवरी के बारे में भी कुछ कुछ आइडिया क्लास 9 से मिलता है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 में आते हैं तो इलेबोरेटली, मतलब काफ़ी जो है विस्तार में जो है आप इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी की बात करें तो आपको मालूम है ये जो होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से होता है। किससे होता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम इसको जो है थोड़ा सा आपको बताएंगे, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यह डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है ना, जो हम लोग कैथोड रेज के नाम से पहले जो है इसको डिस्कवर किया गया। फिर कैथोड रेज का जो है प्रॉपर्टीज रीड किया गया, और कैथोड रेज के प्रॉपर्टी से फाइनली इसका नाम जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, एंड क्रेडिट गोज टू जे थॉमसन। इसीलिए जब भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आप बोल देते हैं कि भाई ये जे थॉमसन के द्वारा हुआ। नो मैटर कि वहाँ पर विलियम क्रुक्स नाम के भी साइंटिस्ट जो थे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में वो इन्वॉल्व थे। इवन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें विलियम क्रुक्स का भी हाथ था। तो भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ वो मैं नटसेल में आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब जो था वो किसी ग्लास का बना हुआ होता है। उसमें दो कंडीशन को खास करके मेंटेन किया जाता है। कौन सा वो दो कंडीशन था वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। वहाँ जो वेरी लो प्रेशर होता है, वहाँ क्या होता है, उसमें दो कंडीशन होता है। प्रेशर होता है वेरी लो, और वेरी लो प्रेशर का मतलब हुआ कि नियरली 1 atm के आसपास वो प्रेशर होता है, या चाहे 0 बल्कि और भी कम कर दीजिए 0.01 atm होता है। ठीक है, इतना जो है वहाँ पर प्रेशर लिया जाता है। और वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो वोल्टेज वेरी हाई होता है। ये क्या होता है? वेरी हाई, और ये होता है नियरली 10,000 to 20,000 वोल्ट। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है गैस बिकम्स कंडक्टिंग इन नेचर, और जो भी गैस उसमें है उसमें आसानी से आप जो है ना कैथोड रेज निकलती है, और फिर जो है आप उसका नाम कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन के नाम पर है ना इलेक्ट्रॉन में आ जाते हैं। कैसे भाई? तो बाय नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जैसे सारे प्रॉपर्टीज हम थोड़ा सा बोल देते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है आपका कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। उसके बाद कहता है कैथोड रेज प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। व्हेन कैथोड रेज आर केप्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट बेंड्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से और कई प्रॉपर्टीज है। कैथोड रेज हैव टेंडेंसी टू जनरेट एक्स रेज व्हेन दे आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन एंटी कैथोड समथिंग लाइक टंगस्टन, कॉपर, इस तरह के मेटल पर अगर हम कैथोड रेज को बमबार्ड करते हैं तो वहाँ से एक्सरे निकलता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सरे का जो फर्स्ट डिस्कवरर था वो W.B. रॉन्जन नाम का जो है साइंटिस्ट ने वो डिस्कवरी किया था। तो खैर ये सब तो बहुत ही जो है इसका स्टोरी है एक तरह का कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से ये सारे चीज़ रिलेटेड है। इसका एक और अच्छा प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूज करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, और वो क्या होता है कि कैथोड रेज हैव टेंडेंसी टू आयोनाइज द गैस टेकन इन देयर फ्लो।
कहने कैथोड रेज के फ्लो में, उसके पाथ में जो गैस अगर हम कोई रख दें तो उसको वो क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। तो ये भी जो है ना, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ गोल्ड माने ये प्रोटॉन में आ जाते हैं, जो गोल्डस्टीन ने किया। और वो किस तरह से किया, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही लिया, लेकिन उसमें नो मैटर यही प्रेशर वेरी लो और वोल्टेज वेरी हाई जो है उन्होंने भी इस्तेमाल किया। एंड सिमिलर टू कैथोड रेज, वहाँ भी जो है कैथोड रेज ही निकलती है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा क्या होता है, प्लेसमेंट में वेरिएशन होता है। अगर थोड़ा सा हम आपको दिखा देंगे तो देखिए यहाँ पर हम हल्का सा लिखना चाह रहे हैं। ये देखिए इस तरह का कैथोड रेज है ना, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, तो ये था आपका किसके लिए, देखिए ये कैथोड था, ये एनोड था, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैथोड, ये लिख देते हैं एनोड, ठीक है। और ये जो है इसमें कोई गैस ले लेते हैं, और वो गैस जो है कंडक्टिंग बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कौन सा कंडीशन देना पड़ता है, वेरी लो प्रेशर दैट इज 0.01 atm एंड वेरी हाई वोल्टेज दैट इज 10,000 to 20,000 वोल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये जो है जैसे ही हम लोग देते हैं तो कैथोड रेज यहाँ से जो है इस तरह से जो है वो है ना एनोड की तरफ वो ट्रेवल करती है ना। और जब इस कैथोड रेज का जो है हम लोग प्रॉपर्टी रीड करते हैं तो फाइनली इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ता है, जो हमने आपसे बताया। लेकिन कहता है कि प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्लेसमेंट में चेंज कर देते हैं। ये जो यहाँ पर आप कैथोड देख रहे हैं, वहाँ कैथोड नहीं लेकर के हम लोग क्या कर देते हैं, बस स्लाइड चेंज करते हैं। स्लाइटली वो वेरिएशन होता है जो मैं आपको तुरंत बतला देता हूँ 1 मिनट में। देखिए यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है। अब यहाँ पर हम लोग कैथोड यूज करते हैं, और ये कैथोड जो होता है ना, ये परफोरेटेड होता है। क्या होता है, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब हुआ कैथोड हैविंग सम होल्स, यू नो। परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें स्मॉल होल्स होता है, जो यहाँ पर जो है गैप गैप करके दिखाया गया है, और ये एनोड होता है। लेकिन जैसे ही आप ये सारा कुछ कंडीशन मेंटेन करेंगे तो फिर से कैथोड से एनोड की तरफ जो है ये रेज आती है ना। एकदम सिमिलर टू कैथोड रेज का जो डिस्कवरी हुआ है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने कहा आपको कि कैथोड रेज हैव टेंडेंसी टू आयोनाइज द गैस टेकन इन इट्स पाथ, यू नो। तो यहाँ पर जो है ये सब जो है आयोनाइज्ड गैस हो जाते हैं, और यही आयोनाइज्ड गैस जो है ये निगेटिवली चार्ज कैथोड से अट्रैक्ट होकर के उस गैप से जो है पास करते हुए मालूम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड रेज। और फाइनली जब एनोड रेज का प्रॉपर्टी रीड किया जाता है तो उसका नाम प्रोटॉन होता है, जो किसको वो क्रेडिट जाता है, गोल्डस्टीन को जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है वो कौन है, गोल्डस्टीन। अब इसके बाद जो थर्ड आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, इसका भी डिस्कवरी बहुत आसान है, 1 मिनट में मैं इसको बताता हूँ। ये कहता है कि ऑन द सीट ऑफ बेरिलियम, जैसे मान लीजिए कि यही बेरिलियम का सीट है, जिसको हम लोग 4 एटॉमिक नंबर और 9 मास नंबर से इंडिकेट करते हैं। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल जो हीलियम के इक्विवेलेंट होते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस पर इंसिडेंट कराते हैं। तो ये बनता है कार्बन 6 12 प्लस न्यूट्रॉन जो है ना, 0 चार्ज और 1 मास का पार्टिकल जनरेट होता है।
और जो फर्दर जब इसका प्रॉपर्टी हम लोग रीड करते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो है चैडविक ने किया। कैसे किया भाई, तो वो अल्फा पार्टिकल्स का जो हीलियम एटम के इक्विवेलेंट होता है, इसको आप अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हम लोग कराते हैं कहाँ, ए सीट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम लेते हैं जिससे क्या मिलता है हमको, एक कार्बन एटम मिलता है विद द रिलीज ऑफ ए न्यूट्रॉन। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि एटम के अंदर क्या है, कम से कम 3 पार्टिकल्स तो सीधे हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बट अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन we have some other subatomic particles such as deuteron, neutrino, muon, pion, है ना, जिसका दूसरा नाम मेसॉन है, जिसका डिस्कवरर जो है युकावा है ना, मेसॉन का। तो वो सब भी जो है इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में तो पूरी तरह से जानकारी ले लें, ठीक है। तो ये सारे हो गए एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है चार्जेस एंड मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जरा इसको हम लोग देख ले, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं चार्जेस एंड मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हैं कि ई लिखते हैं, ठीक है। इसके जो है हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज पहले लिख दें, एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कहीं कहीं पर माइनस जो लिखा हुआ रहता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, वो जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है इसीलिए कभी कभी यहाँ पर माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड में हम लोग काम करते हैं तो वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जिसको C से लिखते हैं। और इसका एक होता है एब्सोल्यूट मास। तो एब्सोल्यूट मास क्या होता है, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अगर इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू कितना होगा 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसी तरह से इसका एक होता है रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, तो ये होता है सिंपली -1 होता है। तो रिलेटिव चार्ज के साथ साथ रिलेटिव मास भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये रिलेटिव मास जो होगा वो होता है इसका 0.00055 U होता है, जिसको हम लोग नियर अबाउट क्या मानते हैं 0 U ले लेते हैं। तो इस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने लिखा, फिर जो है हम लोग को किसका लिखना होगा, प्रोटॉन के लिए लिखना होगा। उसी तरह से अब एब्सोल्यूट चार्ज के लिए हम लोग देखिए एब्सोल्यूट चार्ज ये वही रह जाएगा प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। अब यहाँ पर प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, चूंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज तो यहाँ पर ये प्लस हम लोग लिख देंगे, वही केवल होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यों का त्यों रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा। और यहाँ के लिए फिर देखिए एब्सोल्यूट मास जो होगा ये होता है कितना, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं।
उसी तरह से इसका जो रिलेटिव चार्ज होगा, वो रिलेटिव चार्ज क्या होता है, ये होता है +1, है ना। और रिलेटिव मास जो होता है, ये भी जानना उतना ही जरूरी है, वो होता है 1.0073 U। और AMU तो जिसको हम लोग नियर अबाउट कितना बोल देते हैं, 1 U बोलते हैं, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दे तो, ठीक है। उसी तरह से फिर हमारे पास में क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है। न्यूट्रॉन के लिए N लिखते हैं, और इसका जो एब्सोल्यूट चार्ज है ये तो 0 हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट मास जो होगा ये थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपैरिजन में इट इज लिटिल हेवियर। तो लिटिल हेवियर का मतलब देखिए क्या होता है, 1.67 ले लेते हैं, है ना, और इंटू 10⁻⁴ क्या होता है, -27 kg, है ना। ये प्रोटॉन के ही मास से मिलता जुलता है। इसका अगर हम लोग लेते हैं तो थर्ड प्लेस में जाकर के कोई चेंज बन सकता है, लेकिन मान लीजिए सेकंड प्लेस में ही मैंने एक डिजिट ज़्यादा कर दिया, 1.67 ले लिया, इसी से वेरिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट चार्ज एंड एब्सोल्यूट मास। उसी तरह से रिलेटिव चार्ज भी इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन रिलेटिव मास जो होगा, ये आपको पहले ही मैंने बोला है कि लिटिल हेवियर देन प्रोटॉन होता है, तो ये हो जाता है 1.0087 U, जिसको हम लोग राउंड फिगर में 1 U ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए क्या क्या मिल गया, चार्ज भी मिल गया, मास भी मिल गया, जिसमें एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास। तो इसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल बनाने में होती ही है, इसीलिए ये जानकारी होनी चाहिए। आप बार बार यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास। लेकिन इसके बाद जो है वो होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कहाँ कहाँ पर है उसको जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। क्या होता है, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी, जो किससे रिलेटेड है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और ये भी आप थोड़ा बहुत जो है जानकारी क्लास 9 से ही लेते आ रहे हैं। देखिए इसमें आपको सिंपली मैं बताता हूँ कि ये थिन गोल्ड फॉइल होता है, जहाँ पर ये अल्फा रेज से आप इस पर बम्बार्डमेंट करते हैं, एंड अल्फा रेज कम्स फ्रॉम, कहाँ से बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहाँ से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसका सोर्स होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट में खास करके रेडियम जो है वो अल्फा एमिटर होता है, इसीलिए वहाँ से रेडियम ले लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपने पढ़ा होगा कि कुछ पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल वो सीधे पास कर जाता है, कुछ जो है ये सर्टेन एंगल बना करके, है ना, डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। उसी तरह से यहाँ भी देखिए कुछ पास कर गया, कुछ ऐसे डेविएट कर गया, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है जब वो सेंटर में आता है तो वो लार्ज एंगल बना करके क्या होता है, लगभग अपने पाथ पर जो है वो लौट आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अल्फा रेज का हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट कराते हैं। किस पर भाई, तो थिन गोल्ड फॉइल, यहाँ ले लेते हैं थिन गोल्ड फॉइल। ऐसे आप बोल सकते हैं भाई थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों लिए, नहीं, हम लोग गोल्ड फॉइल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम फॉइल भी ले सकते हैं, मतलब जो भी नोबल मेटल है वो हमको बेटर रिजल्ट देगा, इसीलिए हम लोग
थिन गोल्ड फॉयल सेलेक्ट किए हैं, थिन प्लेटिनम फॉयल भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो ठीक है, ये आपका हो गया रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी का जो है डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो हम लोग करेंगे वो दो पार्ट में करेंगे। कौन कौन पार्ट? तो पहला होगा ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम होगा, है ना। और दूसरा जो होगा वो कंक्लूजन से होगा, है ना। तो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं और कंक्लूजन्स कितने हैं, तो वो सब जो है आपको मैं 1-2 मिनट के अंदर बता देता हूँ, सारा दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस आप पहले भी पढ़े होंगे। चलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल डायरेक्टली विदाउट गेटिंग एनी डेविएशन, मतलब अधिक से अधिक अल्फा पार्टिकल जो है वो फॉयल के डायरेक्टली पास कर जाते हैं, उनको कोई कहीं डेविएशन नहीं होता है। बट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ बाय मेकिंग सम एंगल, है ना, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यही 3 ऑब्जर्वेशन है, एक सीधे पास कर गया, दूसरा जो है थोड़ा आपका एंगल बना करके डेविएट कर गया, और तीसरा जो सिचुएशन है, ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कहता है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ मेकिंग ए लार्ज एंगल। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो ऑब्जर्वेशन सब तो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 11 में तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन से फिर हम लोग कंक्लूजन में आएंगे। तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिसीव्ड फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी हैव सर्टेन कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है देखिए, when most of the alpha particles pass through the foil directly without getting any deviation, this shows that most of the space in the atom is lying vacant, मतलब खाली पड़ा हुआ बहुत जगह है ना, एटम के अंदर में, जहां से अल्फा पार्टिकल आसानी से पास कर जाता है, उसका कोई रोक टोक नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। क्यों भाई? क्योंकि कहता है कि दिस शोज दैट देयर मे बी सम पॉजिटिव चार्ज रीजन इन द एटम, मतलब एटम के भीतर में कोई पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, जहां से अल्फा भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी क्या होता है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, लाइक चार्जेस, है ना, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पुराना जो है ये आपका प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएशन फ्रॉम देयर वे, इट शोज दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज रीजन और इन्फ्लुएंस इन द एटम, so that some of the alpha particle get deviation or repel towards other direction, you know, and very few alpha particles come back to their original position, original path. This shows that there is a dense positive center region in the mid of the atom, है ना। तो अगर बहुत बड़ा एंगल बनाते हुए अल्फा पार्टिकल में डेविएशन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली सेंटर में, है ना, एटम के सेंटर में कोई बड़ा पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है, जहां से उसका डेविएशन, है ना, लगभग अपने पहले वाले पथ पर हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट डेविएशन बाय मेकिंग लार्ज एंगल, है ना, ऑन देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो
आप कंफर्टेबली इसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की जो बात अभी हो रही है, तो यही जो आपका डेंस्ड पॉजिटिव रीजन इन द मिड ऑफ द एटम है, इसको फर्दर रदरफोर्ड ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। इसीलिए न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है वो क्रेडिट कहाँ जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी इज बेस्ड ऑन व्हाट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसका नाम है, क्योंकि अल्फा रेज का जो है बम्बार्डमेंट हम लोग कराते हैं किस पर, थिन गोल्ड फॉइल पर, जहां से हमको सर्टेन ऑब्जर्वेशंस मिलता है और उसी ऑब्जर्वेशन से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया। तो अब अगर कोई न्यूक्लियस का आपसे डेफिनेशन पूछे तो कंफर्टेबली आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि न्यूक्लियस इज दैट पॉजिटिव रीजन इन द मिड ऑफ द एटम वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन में तो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एटम के अंदर में है, लेकिन वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो इस तरह से हमारे पास में एटम के लिए दो पार्ट हो जाते हैं। एटम हैज टू पार्ट। देखिए यहाँ पर हम एटम लिख देते हैं और एटम का कितने पार्ट हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट में हो गया न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियर पोर्शन, है ना, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली होते हैं। और एक होता है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या नाम है इसका, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टेड होता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, जो अल्फा पार्टिकल को देयर में बी द चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स इट, जहां से उसका कोई डेविएशन नहीं होता है। तो कम से कम इतना तो मालूम हो गया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियर पार्ट उसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। तो अब इसका जो है रदरफोर्ड ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उन्होंने अपना एक मॉडल दिया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के पहले देखिए आपका क्या लिखा हुआ है इसमें, वो तो मैं बताऊंगा। यह है एक्चुअल नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन। जरा मैं इसको डिस्कस कर दूं, इसके बाद हम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में आ जाएंगे। तो देखिए एक्चुअल नोटेशन क्या होता है। एक्चुअल नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। तो एक्चुअल नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एलिमेंट का आप सिंबल लिख लीजिए। सपोज करो E इज एन एलिमेंट, है ना, हुज सिंबल इज E। तो ये जो है सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ये हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो सबका कोई ना कोई सिंबल तो है। तो उसी तरह से हमने किसी एलिमेंट के लिए E ले लिया, उसका सिंबल, है ना। और देखिए इसका जो यहाँ होता है, ये Z से इसको डिनोट कीजिए, यहाँ पर A दे दीजिए। Z क्या डिनोट करता है, ये कहता है एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आपसे कोई, है ना, ये एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पूछ दे तो आप क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। ये आप दे सकते हैं।
तो जनरली जेड से जो है वो एटॉमिक नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, और ऊपर जो ए देख रहे हैं कैपिटल ए, ये मास नंबर या फिर एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। तो ये होता है मास नंबर और एटॉमिक मास। आपको हम ये भी बताएंगे कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, इसी में आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो एक्चुअल नोटेशन या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट जो होगा वो कैसे होगा, एलिमेंट का हम लोग सिंबल ले लेंगे, उसके एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड में नीचे की ओर देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में नीचे से जो है हम एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं, और मास नंबर को ऊपर में, है ना, लेफ्ट साइड की ओर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर ए जो है मास नंबर हो गया और जेड जो है एटॉमिक नंबर हो गया। अब कहता है कि अगर आप मास नंबर लिखना चाहते हैं तो ए इक्वल टू होता है ना, नंबर ऑफ, देखिए, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो ये जो मास नंबर है ये क्या है, मास नंबर, जो अभी अभी हमने कहा। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। अब पी के लिए देखिए क्या होता है, हम लोग जेड लिखे हैं तो ए माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर ए न्यूट्रल एटम, फॉर ए न्यूट्रल एटम क्या क्या इक्वल होता है, बतला दीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। तो ये सब जो बातें हैं ये पहले भी आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन पता नहीं 11 में आने के बाद वो याद है या नहीं है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये अपडेट हो जाएगा, फिर से आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअल नोटेशन इस तरह से आप दे सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 17 हो और मास नंबर 35 हो, तो आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लोरीन का सिंबल Cl ले लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 17 जो है नीचे में ले लीजिए, है ना, लेफ्ट में, और ऊपर में लेफ्ट में जो है उसका मास नंबर डाल दीजिए। तो दिस इज एक्चुअल नोटेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम इस तरह से जल्दीबाजी में लिख दें, यहाँ पर लिख दें 17, यहाँ लिख दें 35, तो ये भी आपका कहीं कहीं वैलिड हो जाता है। लेकिन जब भी एक्चुअल नोटेशन पर कोई क्वेश्चन पूछे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट एक्चुअल नोटेशन। ठीक है, ऐसे ये कैजुअल नोटेशन आप लिख सकते हैं, है ना। कभी कभी तो जैसे क्लोरीन के लिए लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, ये 17 हो गया, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर शो कर दिया, या चाहे इसको ब्रैकेट में ले लिया, और कभी क्लोरीन को ऐसे 35 लिख दिया एटॉमिक मास के रूप में, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये एक्चुअल नोटेशन में कभी भी नहीं हो सकता है। तो जब भी एक्चुअल नोटेशन पूछे किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट का एक सिंबल ले लेंगे, जो एप्रोप्रिएट सिंबल होता है वो लेकर के एटॉमिक नंबर को लेफ्ट में नीचे की ओर रखेंगे और मास नंबर को या एटॉमिक मास को ऊपर की ओर। यहाँ पर हम एटॉमिक मास और मास नंबर जो और करके बोलते हैं, वो मैं आपको पहले भी कहा था कि दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या होता है कि मास नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो मास नंबर जो होता है ये हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। ये मास नंबर जो होता है ये होल नंबर होता है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है
ये फ्रैक्शनल नंबर होता है। एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल नंबर, यही बेसिक डिफरेंस होता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग मास नंबर को, है ना, एटॉमिक मास की तरह ट्रीट करते हैं। अब जैसे देखिए ऑक्सीजन के लिए या कार्बन के लिए ही ले लीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है 12.021 होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो कार्बन के लिए कितना हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास? 12 लेते हैं कि नहीं? तो इस तरह से जो है, अब ये जो है ये समझ लीजिए कि एटॉमिक मास है और ये मास नंबर है। ये हो गया मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक मास। तो आज भी आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में एटॉमिक मास जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1.008 U लिया हुआ है, तो बताइए उसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, है ना। तो वो 1 जो होगा वो मास नंबर होगा, लेकिन 1.008 जो होगा वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास होगा। और इसकी वजह यही है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है फ्रैक्शन में होता है, इसीलिए एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में ही आता है। अब उसको राउंड करके हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर बना देते हैं, तो वो मास नंबर के जैसा होता है। और मास नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर बिकॉज इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, ये तो कंप्लीट नंबर में होता है। इसीलिए मास नंबर हमेशा क्या होता है? होल नंबर या नेचुरल नंबर कहिए, उसमें होता है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर में होता है। तो इस तरह से आप एक्चुअल नोटेशन जान गए। आइसोटॉप्स, अब इसी के आधार पर आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, आपको कई बार जो है आइसोटॉप्स नाम सुनने को मिला होगा। आइसोटॉप्स क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए यहीं पर ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स, आप लोग खूब पढ़े होंगे ये आइसोटॉप्स, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, दे आर C12, C13, C14. In all the cases you are looking, the atomic number is same but mass numbers are different, है कि नहीं? 12, 13, 14, तो ये क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। और यहां पर हम लोग लिखेंगे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कितना आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन? 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड थे, इसीलिए हम लोग 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। आगे चल करके जब आप कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे तो वहाँ आइसोटॉप्स के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। वहाँ उस चैप्टर का नाम होगा डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स एंड हाउ आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड। तो डिटेल में आप आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हो गए। अब देखिए आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? जैसे यही देखिए आइसोबार्स हम आपके सामने में लिखते हैं, ये आइसोबार्स हो जाएंगे। ये देखिए ये आइसोबार्स हो गए। यहां पर क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो यहाँ C14 जो कार्बन का आइसोटॉप्स है वो एक हम लोग लेते हैं, और नाइट्रोजन का जो एक आइसोटॉप है N714, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? आइसोबार बनाता है। तो आइसोबार्स में, है ना, आइसोबार्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ लिखते हैं, क्योंकि दोनों का मास नंबर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या करता है? डिफर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोबार्स। लेकिन एक और भी आपका आता है जिसमें हम लोग देखिए नाम लिखे हुए हैं आइसोटोन्स। और आइसोटोन्स के लिए देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये जो है वो आइसोटोन्स होगा। और देखिए आइसोटोन्स के लिए हम लोग ये लिखते हैं।
सिलिकॉन और फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा ऐसा कई सेट्स आपको मिलेगा, लेकिन हम लोगों को तो केवल कोई एग्जाम्पल लेकर के उसको समझ लेना है। तो कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एंड डिफरेंट मास नंबर। देखिए यहाँ सब कुछ डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफर कर रहा है, मास नंबर भी डिफर कर रहा है, बट वन थिंग इज कॉमन एंड द थिंग इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स, है ना। तो अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा ये होगा 30 माइनस 14 कर देंगे तो ये कितना होगा बताइए, 16 होगा। और यहाँ भी 31 से 15 माइनस करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कितना होगा बोलिए। यहाँ भी अगर हम लोग 31 माइनस 15 करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, ये सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आइसोटोन्स पड़ गया, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों हम लोगों ने देखा इसके पहले, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, इसमें तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो जो टॉपिक रखा हुआ था सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब अगले क्लास में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम को फॉलो करते रहिए और सारा इंफॉर्मेशन लेते रहिए। छोटे छोटे नोट्स भी मैं आपको टाइम टू टाइम सेंड करता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।